स्टूडेंट YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का तीसरा चैप्टर अफवाह के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है। 1 नंबर, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जिसमें पहला ऑप्शन क है राजस्थान, ऑप्शन ख पंजाब, ऑप्शन ग उत्तर प्रदेश और ऑप्शन घ है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन घ जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो इसका पहला ऑप्शन क है सतपुड़ा, ऑप्शन ख अमरकंटक, ऑप्शन ग ब्रह्मगिरी, ऑप्शन घ पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख अमरकंटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन क सांभर, ऑप्शन ख बुलर, ऑप्शन ग डल और ऑप्शन घ गोविंद सागर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन क सांभर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जिसमें पहला ऑप्शन क है नर्मदा, ऑप्शन ख गोदावरी, ऑप्शन ग कृष्णा, ऑप्शन घ महानदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जिसमें पहला ऑप्शन क है महानदी, ऑप्शन ख कृष्णा, ऑप्शन गो तुंगभद्रा और ऑप्शन घ तापी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन घ तापी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब कोई दो अपवाह द्रोणियों को कोई पर्वत या उच्च भूमि एक दूसरे से अलग करती है तो उस उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दो अपवाह द्रोणी मतलब जहाँ से जल का प्रवाहित होती है, उन्हें अगर कोई पर्वत या उच्च भूमि एक दूसरे से अलग करती है तो उस उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अम्बाला नगर के आसपास का क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो जो अम्बाला नगर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह सिंधु नदी तंत्र को और गंगा नदी तंत्र को एक दूसरे से अलग करती है, वह जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग। दूसरा नंबर, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी द्रोणी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है। तो इसका उत्तर होगा, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है तथा गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री हिमानी से निकलती है और ये जो गंगा नदी है वह हिमालय के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, गंगा की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इसका उत्तर होगा, गंगा की धाराएं भागीरथी तथा अलकनंदा हैं। ठीक है, जो गंगा की धाराएं हैं वह है भागीरथी तथा अलकनंदा। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है और ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद यानी सिल्ट जिसे कहते हैं क्यों है। तो इसका उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद या सिल्ट है क्योंकि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, इसलिए नदी में जल और गाद की मात्रा बहुत कम होती है।
तो क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और इसकी जो धारा है वो बहुत लंबी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर गाद की कमी है, क्योंकि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, मतलब ठंडा और सूखा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की नदियों में जल कम होता है, इसलिए यहाँ पर गाद की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले यह किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा और तापी, दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है। ठीक है, तो ये नर्मदा और तापी दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये गर्त से होकर बहती है। यह समुद्र में पहुंचने से पहले ज्वारानंद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर, नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व को बताएं। तो इसका उत्तर होगा नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व निम्न है। जिसमें पहला है नदी एवं झील मानव के अनेक क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। तो ये जो नदी और झील है यह मानव के अनेक कामों के लिए बहुत अनिवार्य है। यही कारण है कि मानव की सभ्यताएं नदियों के किनारे पर ही बसी हुई थी, और यही कारण है कि जिसके कारण जो भी मानव की सभ्यताएं थी वे सब नदियों के किनारे पर ही बसी हुई थी। दूसरा देखते हैं हम लोग, नदियों पर बांध बनाकर कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादन। तो हम लोग नदियों पर बांध बनाकर कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन आदि। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं नदियों से नहर निकालकर सिंचाई की सुविधा की जा सकती है, और नदियों से हम लोग नहर निकालकर सिंचाई की सुविधा कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं नदियों तथा झीलों से उद्योगों के लिए जल उपलब्ध होते हैं, और नदियों और झीलों से क्या होता है कि उद्योगों के लिए जल उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 3रा नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो नीचे कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील में बांटना है। जिसमें दिया हुआ है बुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। तो इसका जो उत्तर होगा प्राकृतिक झील में बुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांभर और पुलिकट। और मानव निर्मित झील में हो गए गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 9 के भूगोल का 3रा चैप्टर अपोहा के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 है, बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।